स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next lecture, that is lecture number 20, part 2. तो lecture number 20 के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने कल तक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ही देखा हुआ था। बैकग्राउंड जो हम लोगों ने देखा हुआ था उसमें वी हैड ऑलरेडी सीन कि कैसे ये पूरा का पूरा बैटल डेवलप्ड हुआ, एंड वो बैकग्राउंड थोड़ा सा हमेशा समझना ज़रूरी था, बिकॉज अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न एज वेल एज जीएस इज कंसर्न, मैंने जितने भी बैटल रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो थोड़े से बैकग्राउंड ओरिएंटेड ज़्यादा देखे हुए हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इलेबोरेटली कल वाले सेशन में समझा के रखा था एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन द बैटल ऑफ पानीपत और द बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। टुडे वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि अब ये बैटल फील्ड में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो बाय अक्टूबर 1760 हमने देखा था कि रिवर्स डायरेक्शन में दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ चुकी थी, एंड डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में अहमद शाह अब्दाली हैड बिकम विक्टोरियस बिकॉज उसके सप्लाई लाइन वाया मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली ओपन थे। मराठास के लिए नॉर्थ में कोई भी बेसिकली एंटिटी उनको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी नहीं थी, एंड दे हैड बेसिकली एंटर्ड इनटू एरिया जहाँ पे उनका कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस भी नहीं रहा था। तो इन दैट कैपेसिटी फाइनली ये बैटलफील्ड में मराठास आर्मी जो हंगर की तरफ ही चली गई, एंड रादर देन डाइंग विद द हंगर वी विल डाई ऑन द बैटलफील्ड, ये वाले स्लोगन जो अब मराठा आर्मी कमांडर ने लगाने चालू भी कर दिए थे। एंड उसी चक्कर में अल्टीमेटली 14 जनवरी 1761 को अर्ली मॉर्निंग वॉरफेयर चालू हुआ। ये वॉरफेयर में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि अफगान फोर्सेस एंड मराठा फोर्सेस में अफगान फोर्सेस की पावर बहुत ज़्यादा थी। अफगान फोर्सेस के पास खुद के 42,000 अफगान सोल्जर तो थे ही, एंड अफगान सोल्जर के पास फिर फर्दर 32,000 की रोहिला फोर्सेस जो है वो भी अवेलेबल थी। एक रफली हम लोग पकड़ के चलते हैं कि एक फिर भी अगर आप जोड़ोगे तो 80,000 के अप्रॉक्सीमेटली जो फोर्सेस जो थी वो अफगानिस्तान ने गैदर करके रखी हुई थी। एंड इसमें अगर आप सप्लाई लाइन वगैरह ऐड करें तो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस जो थी वो 1 लाख के अराउंड हमको लोकल लेवल पे दिखाई दी है। ऑन दी अदर एंड मराठा फोर्सेस का एक रफ एस्टिमेट जाता है 45,000 से लेके 60,000 के बीच में। तो 45 से 60,000 के बीच में जो है इनका बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि फोर्सेस थी। बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए एक और प्रॉब्लम क्या था कि 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली पिलग्रिम जो अपने साथ लेके आए थे नॉर्थ इंडिया में, वो खाली पीली के बैटल ऑफ पानीपत के लाइन में फंस गए। इन्हीं के साथ अल्टीमेटली आर्मी थी, बट आर्मी ऑफ वॉरफेयर खेलने वाली थी, एंड आर्मी के पीछे ये लोग खड़े थे। इनफैक्ट ये पिलग्रिम के वजह से ही शॉर्टेज ऑफ फूड कैंप भी मराठा कैंप में आया हुआ था कि जो खाना शुड हैव बीन गिवन टू द सोल्जर, अब वो खाना जो बढ़ गया सोल्जर एंड पिलग्रिम के बीच में, एंड आफ्टर इसी के चक्कर में जो सप्लाई लाइन जो है जो शुड हैव बीन ओपन अप बाय मराठा मिलिट्री कमांडर सदाशिवराव भाऊ जो अल्टीमेटली ओपन नहीं हो पाए। तो ये एंगल के बीच में आपको समझना पड़ेगा कि बैटल जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट था, एंड ये बैटल इसी की वजह से सिग्निफिकेंट नहीं था कि बेसिकली शेयर अमाउंट ऑफ द फोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट 1761 जहाँ पे दुनिया मॉडर्निटी की तरफ आ चुकी थी। हम जो आज जी रहे हैं वो मॉडर्निटी का ज़ेनिथ माना जाता है, बट यहाँ पे मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्निटी चालू हो चुकी थी। बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम प्लासी भी हो चुका था, ब्रिटिशर्स यूरोपियन राइवलरी इंडिया में अनफोल्ड हो चुकी थी, एंड यूरोपियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक हैवी प्रेजेंस इंडिया में दिखाई दिया है। एंड यही मिलिट्री जो प्रेजेंस जो है हमको दोनों जगह पे दिखाई दी है, जिसमें अल्टीमेटली कुछ कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी हमको समझनी भी पड़ेगी। ये हम लोगों ने समझा था इवन विद मुगल आर्मी एंड इवन विद अल्टीमेटली सल्तनत आर्मी जो एक ज़माने में इंडिया में इन्वेजन करके आई हुई थी। एंड वही वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है। ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी समझे बिना वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली मराठास गिव अ वैलियंट फाइट एंड हाउ एग्जैक्टली अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली बिकेम विक्टोरियस इन दिस अपकमिंग वॉरफेयर। सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है जाम्बुराक गन। ये जाम्बुराक गन जो है बेसिकली लाइट कैनन गन मानी जाती है, एज यू कैन सी ओवर हियर कि इसको आप बेसिकली ऊँट के ऊपर रखोगे एंड ऊँट के ऊपर रख के अल्टीमेटली आप इसको बचाओगे। ये लाइट कैनन क्यों बोली जाती है? बिकॉज इसमें बॉम्ब डालना एंड इसको फायर करना इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू दी हैवी कैनन जो मराठास लेके आए थे। मराठास के पास अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस कैनन्स थे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर। तो अब दुनिया कितनी आगे निकल गई थी यू कैन क्लियरली इमेजिन। हमने देखा था कि कज़ान जो बाबर अपने ये लेके आए थे कैनन, उसको कज़ान बोला करते थे, तो वो सिर्फ 20 ही लेके आया था। एंड मराठास के पास अब यहाँ पे 200 प्लस कैनन भी है, एंड ये 200 प्लस कैनन के साथ साथ उनको चलाने वाले जो बेसिकली बेस्ट आर्टिलरी मैन इंडिया में माने जाते थे उस ज़माने में, इब्राहिम खान गारदी, वो भी मराठास के कैंप में ही थे। बट अल्टीमेटली जाम्बुराक गन इज सिग्निफिकेंट। इस बेसिकली 2000 जाम्बुराक गन जो है बैटल फील्ड में प्रेजेंट थी। ये लाइट कैनन गन्स थी, एंड ये लाइट कैनन की वजह से अल्टीमेटली आप अपोजिशन आर्मी का एक लार्ज स्केल क्या कर सकते हो, मैसेकर कर सकते हो। वैसे ही इंडिया में
हमने पहले ही देखा था कि मस्केट्स अवेलेबल थे। मस्केट राइफल जो है एक ज़माने में किसके ऊपर चला करती थी? तो एक ज़माने में बेसिकली मैचलॉक के ऊपर चला करती थी। इफ़ यू रिमेंबर मस्केट विथ मैचलॉक हम लोगों ने देखा था, जो बाबर इंडिया में लेके आया था बंदूकची में। तो बंदूकची बाबर के जो थे उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड देयर आफ्टर उसका जो डिफेंसिव पैरामीटर है, ताबरचंगी फॉर्मेशन, रूमी फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता था। बट ये वाली जो राइफल है ये इंडिया में अभी भी चल रही थी एंड इन दैट कैपेसिटी राइफल का प्रॉब्लम हमने देखा हुआ था कि क्या था कि पहले आप बंदूक पकड़ोगे, गन पाउडर ऊपर से डालोगे, उसको दबाओगे, देर आफ्टर गोली उसमें डालोगे, उसको भी दबाओगे एंड देर आफ्टर एक बात जो है आपको बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन करनी पड़ती थी। बात बेसिकली अंदर डालोगे एंड देर आफ्टर इसको जलाओगे, बेसिकली क्या करोगे, जलाओगे। दैट्स व्हाई इसको मैच लॉक बोला जाता है कि बेसिकली इसका जो लॉक है ये ट्रिगरिंग मैकेनिज्म पे नहीं था, मैच के ऊपर था। माचिस से अल्टीमेटली आपको ये जलाना पड़ेगा, उसके बिना आप ये बंदूक फायर नहीं करोगे एंड देयर आफ्टर मैच से जलाओगे एंड देयर आफ्टर एम लोगे, वो बात बेसिकली अंदर जाएगी, स्पार्क होगा, गोली बाहर आएगी एंड टारगेट पे लगेगी। तो मैच लॉक वाली टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। ये मैच लॉक अब ऑर्डिनरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया में बन चुकी थी। हर एक आर्मी के पास इसका प्रेजेंस था, मराठास के पास भी थे एंड मराठास के साथ साथ अल्टीमेटली किनके पास थे, तो अब्दाली के पास भी थे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक भी अब बेसिकली इंडिया में आने चालू हो गए थे। ये फ्लिंट लॉक जो है बेसिकली ट्रिगरिंग मैकेनिज्म के ऊपर चलने वाली बंदूक है। एज यू कैन सी इसमें डायरेक्टली ट्रिगर है कि अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अब बेसिकली आप जो है बेसिकली गन पाउडर डालोगे, गोली डालोगे एंड देयर आफ्टर डायरेक्टली इसको ट्रिगर करोगे। ट्रिगर से अल्टीमेटली स्पार्क अंदर जमा हो जाएगा एंड स्पार्क जब लगने के बाद वो बारूद फटेगी एंड गोली चली जाएगी। तो फ्लिंट लॉक की वजह से क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा हुआ था कि ये प्रोसेस में रफ टाइम पीरियड जो 1 से 1.5 मिनट का लगता है, बट फ्लिंट लॉक से अल्टीमेटली वो टाइम पीरियड आ गया था 20 टू 30 सेकंड में। अल्टीमेटली हर एक फायर के बाद जो है 20-30 सेकंड का ही अल्टीमेटली ब्रेक होगा एंड देयर आफ्टर आप अल्टीमेटली आप मार सकते हो। तो फ्लिंट लॉक भी काफ़ी सिग्निफिकेंट थे एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली बायोनेट। बायोनेट जो अल्टीमेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जो बेसिकली यूरोपियंस के पास थी। ये बायोनेट का एज सच कोई प्रेजेंस हम लोगों को अभी भी ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दिया, इवन दो देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिलेटेड कि ब्रिटिशर्स ने बायोनेट अहमद शाह अब्दाली को सप्लाई करके रखी हुई थी। बट अल्टीमेटली बायोनेट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज जब आप बंदूकों की गोली चला रहे हो तो अभी भी 20 से 30 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड बीच में लग रहा है कि एक गोली भरो मारो। तो दैट इन दैट टाइम पीरियड जो बेसिकली इन्वेडिंग लोग है या फिर जो सामने वाला फोर्स है दौड़ दौड़ के आपके करीब पहुंच सकता है। एंड हमने पहले ही देखा था कि इंडिया में ब्रेवरी की कोई कमी नहीं है, बस आप इंडियंस के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में ना जाओ। एंड दैट्स वाई बायोनेट सिग्निफिकेंट है कि अगर बंदूक की गोली मारते मारते अगर कोई आपके बेसिकली आमने सामने आ गया तो आपकी आप ही के बंदूक को अल्टीमेटली तलवार के हिसाब से जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो बायोनेट मतलब बस ये अटैचिंग वाला पार्ट ये होता है बेसिकली आपका बायोनेट, जो बेसिकली एक ब्रिटिश इनोवेशन माना जाता है। जब वो इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया की जो सिचुएशन है उसके खिलाफ अल्टीमेटली ये वाला जो ये एस्पेक्ट जो है ढूंढ के निकाला था कि बंदूक को एज अ तलवार भी यूज़ कर सकते हैं एंड बंदूक को एज अ फायरिंग मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली फायर करने वाला जो बंदा है उसको सिर्फ बंदूक चलाने की टेक्नोलॉजी, उसको क्लोज कॉम्बैट में अल्टीमेटली हथियार चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, टेक्निक नहीं पता। एंड दैट्स अ बायोनेट इज सिग्निफिकेंट कि एटलीस्ट अगर कोई चलते चलते आपके ऊपर आ जाए तो आप एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड कर पाओ। तो ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स जो है ये हमेशा से बायोनेट चार्ज के ऊपर चलने वाली फोर्स हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स का बायोनेट चार्ज इज वर्ल्ड फेमस। ये बायोनेट चार्ज जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स का इन्वेंशन था, इनोवेशन था। कि अल्टीमेटली ब्रिटिश फॉर्मेशन में ये बायोनेट फॉर्मेशन हुआ करते थे और इसका एक सिग्निफिकेंट चार्ज जो है ब्रिटिशर्स ने करना सीख लिया था। बट इन एनी केस बायोनेट भी बैटलफील्ड में थे ऐसा माना जाता है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड फिर इसके अलावा फिर अल्टीमेटली मराठास जो है ऑब्वियसली नाउ देवर द कैवलरी बेस्ड फोर्स। तो कैवलरी में हमने पहले ही देखा था कि अल्टीमेटली चेन मेल जैकेट एंड देयर आफ्टर हेलमेट, ये दोनों चीज़ें सिग्निफिकेंट थी। ये वाली टेक्नोलॉजी बाय एंड लार्ज बाबर के पास भी अवेलेबल थी। इफ यू रिमेंबर कि हेलमेट हो सकता है, चेन मेल हो सकता है। ये सेम मिलिट्री टेक्नोलॉजी इवन विक्रमादित्य हेमू के पास भी थी व्हेन ही हैड अल्टीमेटली डाइड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जब बैराम खान ने अल्टीमेटली एक तीर जो है किसके ऊपर चला दिया था, हेमू के आँख के ऊपर ही चला। तो वाई ओनली आँख, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से दैट मिलिट्री टेक्नोलॉजी कि बॉडी में पियर्स करना है तो करोगे कहाँ से। चेन मेल का जैकेट है, उसके ऊपर लैमेलार जैकेट भी आपने लगा के रखा हुआ है, मतलब एक हैवी आयरन प्लेट जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। इनके जो बेसिकली शर्ट के अंदर वाला जो एरिया होता था यहाँ पे भी एक बेसिकली आयरन पैड डाला दिया जाता था अंदर। एंड आयरन पैड की वजह से इनको बॉडी को पेनिट्रेट करना मुश्किल था। तो अल्टीमेटली एक ही जगह बचेगी जहाँ पे अल्टीमेटली यू हैड टू शूट
अल्टीमेटली एक तो आई या फिर एक तो हेड। एंड अल्टीमेटली वाला एस्पेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि जिसके अंडर ये सारी कमांड है विश्वासराव भाऊ, ये विश्वासराव भाऊ के आग के जस्ट ऊपर गोली लगी है, मतलब इन्होंने जो हेलमेट पहना था यहाँ पे कहीं तो अल्टीमेटली पेनिट्रेट उनको हुआ था एंड अल्टीमेटली ही हैड डाइड। एंड अल्टीमेटली अगर वो मरते हैं, हिंदू आर्मी है, ब्राह्मणिकल आर्मी है, राजा मर गया तो बेसिकली अल्टीमेटली आर्मी क्या करेगी, उल्टे पाव भाग जाएगी। मराठास के साथ हुआ भी वही। तो मराठास का जो हेलमेट चेन मेल सिग्निफिकेंट था एंड मराठास के पास भी अल्टीमेटली मस्केट एज वेल एज बायोनेट जैसे जो एस्पेक्ट जो थे वो अवेलेबल थे, जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। एज आई टोल्ड यू कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, ऑप्शनल में थोड़ा सा इन डिटेल हम इसको पढ़ते हैं, बट अभी के लिए वही याद रखो कि यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एज फार एज बैटल इज कंसर्न, देन बैटल को अल्टीमेटली मैं थोड़ा सा इलेबोरेटली तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा बहुत जो आइडिया मैं आपको बैटल फील्ड की दूंगा। तो बैटल फील्ड अगेन पिच बैटल है। हमने पहले वाले बैटल भी देखे हुए थे, ये सारे बैटल हमेशा क्या होते थे, ये पिच होते थे। अगर आपको एक सिग्निफिकेंट बैटल की बात करनी है तो दैट पर्टिकुलर बैटल हैज टू बी पिच बैटल, ओपन बैटल होना चाहिए, सामने वाली आर्मी और आपकी आर्मी जो एक दूसरे के सामने खड़ी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली पिच बैटल जो है खेले कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले जो मराठास अवेलेबल थे, मराठास नॉर्थन साइड से थे, तो मराठास का बैटल लाइन काफ़ी सिग्निफिकेंट था। सेंटर में अल्टीमेटली फिर सदाशिव राव भाऊ खुद खड़े थे अलॉन्ग विथ विश्वास राव भाऊ। तो विश्वास राव, सदाशिव राव ये बेसिकली सेंटर में खड़े थे अपने हुजूरत कैवलरी के साथ। हुजूरत कैवलरी इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा हुआ था कि ये कौन सी कैवलरी थी, तो रफली 22 से लेके 25,000 की कैवलरी थी जो बाजीराव ने बना के रखी थी, जो इंडिया की सबसे क्रीम कैवलरी मानी जाती थी उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो सेंटर में ये लोग खड़े थे एंडर आफ्टर अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट से अगर चालू करें तो लेफ्ट में हम लोगों को दिखाई देता है कि बेसिकली इनकी जो आर्टिलरी फोर्स थी वो इन्होंने लगा के रखी हुई थी। आर्टिलरी फोर्स किसके अंडर थी, तो इब्राहिम खान गार्दी के अंडर। आर्टिलरी फोर्स को अल्टीमेटली फिर डिफेंस देने के लिए एक बड़ा कैवलरी का विंग जो है इन्होंने यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ था, जिसका बेसिकली बाय एंड लार्ज वी कैन से कि ये जो है दैट इज बेसिकली चार्ज जो है वो था बेसिकली दमाजी गायकवाड़ के अंदर। तो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा आपने सुना भी होगा, तो दमाजी गायकवाड़ के अंदर जो बाय एंड लार्ज ये चार्ज था। इनके साथ साथ फिर विट्ठल श्रीदेव का भी नाम लिया जाता है। ये सारे नाम अगर ऑप्शनल में रहोगे तो ही याद रखने, जीएस में रहेंगे तो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज आप इसको ले सकते हो। वैसे अल्टीमेटली लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड में हमको दिखाई देता है कि सबसे पहले जो है शमशेर बहादुर थे। नाउ शमशेर बहादुर इज बेसिकली सन ऑफ बाजीराव एंड मस्तानी एंड देयर आफ्टर ही वाज रूलर ऑफ बांदा आल्सो। बांदा का जो एरिया है वो अल्टीमेटली शमशेर बहादुर को मराठास ने देके रखा हुआ था, बिकॉज पूना में इनका कोई बेसिकली स्थान नहीं बचा था। पूना इज ब्राह्मणिकल सिटी एंड वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने सदाशिवराव भाव को एज अ हिंदू मानना भी मना करके रखा हुआ था एंड देयर आफ्टर सदाशिवराव भाव को अपने बेसिकली एरिया से हमेशा बाहर ही रखते थे। तो इनको बांदा इज इन उत्तर प्रदेश, बांदा के नवाब जो है दे आर बेसिकली अभी भी आपको दिखाई देंगे जो बाजीराव एंड मस्तानी के लीनिएज माने जाते हैं। बट इन एनी केस सदा ये जो है बेसिकली शमशेर बहादुर के बाजू वाला जो विंग था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। ये विंग जो बेसिकली बाय एंड लार्ज दो लोगों में डिवाइडेड था। एक पर्टिकुलर विंग जो बेसिकली जंकोजी सिंधिया के अंडर था एंड एक विंग जो है बेसिकली मल्हार राव होलकर के अंदर था। ये वही मल्हार राव होलकर है जो बेसिकली अल्टीमेटली बैटलफील्ड में ट्रेचरी के लिए जाने जाता है। एंड वैसे अब इनके अंदर अगेंस्ट कौन खड़ा है, तो अहमद शाह अब्दाली का फोर्स खड़ा हुआ है जो दिल्ली की तरफ से चार्ज कर रहा था, कि दिल्ली की तरफ से ऊपर था। तो अहमद शाह अब्दाली ऑब्वियसली एट द सेंटर। अहमद शाह अब्दाली के सामने जो था बेसिकली दो प्रॉपर विंग हमको दिखाई देते हैं एंड इसमें से जो बेसिकली राइट विंग था ये शाहवाली के अंडर था। ये जो शाहवाली के अंडर बेसिकली विंग था, ये शाहवाली वाला विंग हमको दिखाई देता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ही वॉज वजीर ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड इसी के पास अल्टीमेटली 2000 वो झाम्बुरा गन जो थी वो भी अवेलेबल थी। इसके साथ साथ फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो विंग था अब्दाली के साइड से, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये किसके अंडर था, तो ये था बेसिकली शुजाउद्दौला के अंडर। तो शुजाउद्दौला हिमसेल्फ एज आई टोल्ड यू बैटल फील्ड में जो बेसिकली प्रेजेंट था। एंड आयरनी देख लेना, शुजाउद्दौला अपने नागा साधुस के साथ ही यहाँ पे खड़ा था, जिनकी हम लोगों ने बात भी करके रखी थी इफ़ यू रिमेंबर कि बैटल ऑफ बक्सार के टाइम पे नागा साधुस 10,000 नागा साधुस का चार्ज दिया था शुजाउद्दौला ने, जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम वाले जो राइट्स या फिर हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी जो है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैली थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। यही नागाज ने अल्टीमेटली सन्यासी रिबेलियन किया हुआ था, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे भी कि बिकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ नॉवेल जो है यही सन्यासी रिबेलियन के ऊपर है। अल्टीमेटली इन लोगों ने शुजाउद्दौला के लिए अपनी जान भी दी,
जान देने के बाद अल्टीमेटली इनके लिए लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, बिकॉज शुजाउद्दौला ने सरेंडर किया एंड सरेंडर करके जाके अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस जैसे इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिए एंड उसके बाद में अल्टीमेटली गड़बड़ तो होनी थी, बट वो वाला एंगल हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ हमको दिखाई देता है कि बेसिकली इसके साथ 2 और विंग जो है यहाँ पे अवेलेबल थे। ये वाला शाह पसंद खान का है, नाम नॉट सिग्निफिकेंट, बट ये वाला विंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नाजिब खान रोहिला का विंग है। वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ होलकर ड्यूरिंग द वॉरफेयर एंड देयर आफ्टर। अगर हम लोग इनके राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड के जो विंग है ये बेसिकली कैवलरी विंग थे इनके, एंड ये कैवलरी विंग भी काफ़ी सिग्निफिकेंट विंग थी। ये जो है बेसिकली रहमत खान एंड आमिर खान, अगेन नाम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उनके अंदर थे ना। ये बेसिकली बैटल लाइन फॉर्मेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा हुआ था कि जो भी बंदा वॉर जीतता है, वॉर हारता है, वो बेसिकली ग्राउंड पे हारता है एंड ग्राउंड पे आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर या फिर मिस्टेक करते हो। ये मिस्टेक हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की भी देखी हुई थी, जो बेसिकली सेकेंड बैटल ऑफ तराई में घुरिड़ के हाथों हार के आए थे। ये मिस्टेक हम लोगों ने इब्राहिम खान लोदी की भी देखी थी, जो अल्टीमेटली बाबर के हाथों में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हारा था। एंड अब यही मिस्टेक कोई ना कोई तो सदाशिवराव भाऊ एंड आफ्टर फिर विश्वासराव भाऊ जो है करने भी वाले थे। अल्टीमेटली बैटल बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट ऊपर ऊपर से समझाता हूँ कि बेसिकली चार्ज जो चालू हुआ इब्राहिम खान गारदी से चालू हुआ एंड इब्राहिम खान गारदी के तोफों के अंडर जो है बेसिकली कैवलरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली आई भी गई। यानी ये कैवलरी फोर्सेस आने के बाद अफरा तफरी मची, अफरा तफरी मचने के बाद ये कैवलरी उल्टे पाव भागना जाना चालू हो गई। इनफैक्ट हिस्टोरियंस एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट वही मानते हैं कि दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर मराठा कैंप, कि अगर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक इसी पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ से एंड सेंटर से हो जाता, अफगान वुड हैव लॉस्ट द बैटलफील्ड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि जैसे ही अल्टीमेटली ये कैनन की बेसिकली जब ये जो है दैट इज चार्ज हुआ कैवलरी फोर्सेस के ऊपर एंड कैवलरी फोर्सेस अल्टीमेटली जब रिट्रीट होते हुए दिखाई दिए, दमाजी गायकवाड़ हु वाज एंटी मुस्लिम आल्सो एंड अल्टीमेटली वो देख भी रहा था कि अगर बेसिकली मॉडर्न आर्टिलरी सक्सेसफुल हो जाएगी तो उनकी कैवलरी बेस्ड फोर्सेस की कोई वैल्यू जो है पेशवा नहीं करेंगे, तो विदाउट लिसनिंग टू पेशवा इन्होंने चार्ज देना चालू कर दिया। बट अल्टीमेटली व्हाट ही फॉरगॉटन इज बेसिकली इज दैट कि ये चार्ज कंटिन्यूअसली चालू है एंड अगर आप ये बेसिकली बीच में आओगे तो आपके ऊपर भी अल्टीमेटली ये चार्ज होगा ही होगा एंड हुआ भी वही कि कैवलरी फोर्सेस ने अपना बैटल लाइन तोड़ा, अल्टीमेटली बैटलफील्ड के बीच में आके खड़े रह गए एंड अल्टीमेटली इब्राहिम खान गाजी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टॉप हिज एंटायर चार्ज विच ही वाज बेसिकली कैरिंग इट आउट एंड इसके वजह से अल्टीमेटली ये कैवलरी को रिग्रुप होने का मौका मिला एंड ये कैवलरी फटाक से रिग्रुप भी हुई। इसमें इन डिटेल अब नहीं जाएंगे, बट रिग्रुप होने के बाद अल्टीमेटली इन लोगों ने अपना उल्टा चार्ज करना चालू किया। ऑब्वियसली कैवलरी फोर्स ने इनका कैवलरी जो रोक के तो रखा, बट अल्टीमेटली लेफ्ट विंग इनके लिए राइट विंग ये डेड हो गया था बाय द टाइम पीरियड ऑफ 11-12 इन द आफ्टरनून एंड ये जैसे ही डेड हो गया देन यहाँ पे बेसिकली हुई ट्रेचरी। अल्टीमेटली नाजिब खान रोहिला के इशारे के ऊपर मल्हार राव होलकर जो है ये बैटलफील्ड में अचानक से रिट्रीट लेते हुए हमको दिखाई दिया एंड रिट्रीट होने के बाद अल्टीमेटली ये वाली जो शाहपसंद खान की कैवलरी है उसका चार्ज अल्टीमेटली फिर अहमद शाह अब्दाली ने किया। साइमल्टेनियसली अपने जाम्बुरा गन भी अहमद शाह अब्दाली ने बेसिकली सेंटर से जो है वो खोलने चालू कर दिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, मराठास का लेफ्ट विंग कोलैप्स हो चुका है, कैवलरी फोर्सेस आर्टिलरी फोर्सेस दोनों जो अपना पावर एग्जॉस्ट कर चुकी है एंड फाइनली राइट विंग में अल्टीमेटली मल्हार राव होलकर जैसा मिलिट्री कमांडर फील्ड से गायब। तो ये देखते ही अल्टीमेटली फिर जंकोजी सिंधिया जो है ये अपना विंग छोड़ के जो है सेंटर की तरफ चले गए। बट इन दैट कैपेसिटी जो हड़बड़ी मची, इसकी वजह से जो एक्चुअल चार्ज यहाँ से हो रहा था इनको रोकना चाहिए था, ये रोक ही नहीं पाए। फाइनली इन द बैटलफील्ड अल्टीमेटली यहाँ से जो है सिग्निफिकेंट चार्ज गया, सेंटर से सिग्निफिकेंट चार्ज गया एंड जो बेसिकली ये दोनों चार्जेस आए उसके वजह से फिर अल्टीमेटली सदाशिवराव भाऊ एंड विश्वासराव भाऊ को बैटलफील्ड में उतरना पड़ा। एंड ये बैटलफील्ड में जैसे ही उतरे देन अहमद शाह अब्दाली ने पहले ही वो सेटिंग करके रखी हुई थी कि बैटलफील्ड में अल्टीमेटली हमको विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ को तो मारना ही मारना है एंड हुआ भी वही। जो अफरा तफरी अल्टीमेटली मची कि बाय द आफ्टरनून 3 PM से लेके समवेयर अराउंड 4 PM के बीच में फाइनली दोनों की डेड बॉडीज जो है इनको मिली, दैट इज अब्दाली को मिल गई एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द वॉरफेयर। ये वॉरफेयर में अल्टीमेटली हुआ क्या, तो इब्राहिम खान गारदी जो है अल्टीमेटली ही वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज अल्टीमेटली ब्रूटली टॉर्चर। मैंने आपको टॉर्चर का तरीका भी पहले बता के रखा हुआ था। इट विल ऑल स्टार्ट विथ योर नील्स, पहले नील्स निकाले जाएंगे, फिर आफ्टर आपकी आंखें जो है सलिया डाल के फोड़ी जाएगी, गर्म सलिया जो आपकी आंखों में घुसाई जाती है एंड आफ्टर स्किन पिल ऑफ करना है लोग चालू कर देते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेग एंड आफ्टर इट विल गो टू द टॉर्सो। फाइनली जब बेसिकली आपकी
पेट फाड़ा जाता है तो पेट की स्किन स्किल ऑफ करने के लिए जो सर्जिकल ब्लेड लगते थे इनके पास नहीं थे, तो पेट जो एकदम लास्ट में काटा जाता था, बस पेट काटने का तो अल्टीमेटली विल डेड। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम टाइप ऑफ द डेथ जो है, ये मीडियल इंडिया का टॉर्चर का बेसिकली एक तरीका ही हुआ करता था। देयर आफ्टर जंकोजी सिंधिया जो इसको जिंदा पकड़ा गया, जिंदा पकड़ने के बाद अल्टीमेटली इसको जिंदा दफन कर दिया गया, जिंदा दफन कर दिया गया। इसके वजह से अल्टीमेटली सिंधिया फैमिली वर्सेस इस्लामिक किंगडम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलप्ड होने वाला है। यही जंकोजी सिंधिया के बेसिकली छोटे भाई माने जाते हैं महाजी सिंधिया, जो बैटल फील्ड में अल्टीमेटली अपनी जान बचा के निकल के बाहर आए थे। एंड दैट महाजी सिंधिया इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी फॉर मराठा पॉलिटिक्स इन दी अपकमिंग ईयर। देयर आफ्टर अल्टीमेटली ये जो है दैट इज शमशेर बहादुर, ही डाइड इन द बैटल फील्ड। एक्चुअली बैटल फील्ड में ये घायल हो गए, घायल होकर यहाँ से बाहर निकल भी आए, बट अल्टीमेटली सकम टू हिज इंजरीज। तो शमशेर बहादुर अल्टीमेटली इस्लामिक बंदा ये आर्मी में कर क्या रहा था, बिकॉज ही वॉज सन ऑफ बाजीराव एंड मस्तानी। एंड अल्टीमेटली यही शमशेर बहादुर के फिर जो सक्सेसर है, दे आर रूलिंग द बांदा किंगडम, जो अभी तक मैंने आपको बता के रखा था। देयर आफ्टर अल्टीमेटली दमाजी गायकवाड़ जो है, ही अल्टीमेटली रियलाइज कि एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये अल्टीमेटली फिर गायकवाड़ में ही भाग गए या फिर अपने बड़ौदा जो इनका एरिया था वहाँ पे भाग गए। एंड अल्टीमेटली दैट वाज दी एंड। इनफैक्ट ये बैटल फील्ड का ये रिपरकशन ही था कि पेशवा वर्सेस होलकर एंड पेशवा वर्सेस गायकवाड़, ये राइवलरी ऑफ डेवलप्ड हुई, जिसको लेटर ऑन हम लोगों को एंग्लो मराठा वॉरफेयर में डिस्कस भी करना है। ये वॉरफेयर में जो ट्रेचरी मानी गई थी, ये जो मल्हार राव होलकर ने की एंड देयर आफ्टर दमाजी गायकवाड़ के थ्रू हो गई, तो ये ट्रेचरी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव होने वाली थी, बिकॉज इसके वजह से इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है मराठास का वो डेवलप्ड होने वाला था। एंड फाइनली जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर जो है बेसिकली वो भी मर गए। ये काफ़ी ब्लो था, इट वॉज अ ब्लडी ब्लो टू द एंटायर माइट ऑफ द मराठा, बिकॉज मराठा ये पर्टिकुलर बैटल फील्ड में ऑलमोस्ट 50,000 प्लस के फोर्सेस लेके आए थे। ये 50,000 प्लस के फोर्सेस प्लस 2 लाख आर्मी मैन जो है बेसिकली नॉन कॉम्बैटेंट लेके आए थे। बाय द टाइम पीरियड ये बैटल फील्ड एंड हुआ एंड देयर आफ्टर उसके विद इन 1 मंथ जब बेसिकली बचे कुचे मराठा जब बेसिकली महाराष्ट्र की तरफ आए, तो ओनली 15,000 कुड रिटर्न बैक। रेस्ट का क्या हुआ, तो एक तो देवर इधर कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्लेव, जो वॉरफेयर में नॉर्मल था, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो है देवर स्लॉटर्ड। तो ये इस चक्कर में अल्टीमेटली यू कैन सी कि मराठास के लिए एवरीथिंग वाज लॉस्ट। तो ये बैटल हम लोग ऑप्शनल में थोड़ा सा और इन डिटेल जाके पढ़ते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू ओवरऑल कि अल्टीमेटली ये बैटल फील्ड में हुआ क्या। तो इन दी एंड अल्टीमेटली वही था कि विश्वास राव हैड ऑलरेडी बिन किल्ड, देयर आफ्टर होलकर एंड देयर आफ्टर सिंधिया जो है अल्टीमेटली वापस है। मल्हारा होलकर तो भाग ही गया था, इनकी ट्रेचरी के बारे में बाद में पता चला लोगों को, एक्चुअल में ट्रेचरी थी इनकी। इन्होंने अल्टीमेटली रीजन भी दिया था कि भाई देखो मैं बैटल फील्ड से थोड़ा सा रिट्रीट किया था, मैं पीछे वुमन को देखने गया था, बट लेटर ऑन नाउ हिस्टोरियन के पास कॉन्क्रीट सबूत है टू प्रूव दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड देयर आफ्टर एज आई टोल्ड यू कि जंकोजी सिंधिया तो अल्टीमेटली डाइड इन द बैटल फील्ड, उनको तो जिंदा ही दफना दिया पानीपत के बैटल फील्ड में अहमद शाह अब्दाली ने। बट अल्टीमेटली उन्हीं के यंगर भाई जो थे दैट इज बेसिकली महाजी सिंधिया, दैट महाजी सिंधिया अल्टीमेटली रिटर्न बैक। अल्टीमेटली फिर इनके साथ साथ फिर सदाशिव भाऊ की जो वाइफ थी पार्वती, उनको भी बेसिकली इन्होंने पकड़ा और ज़बरदस्ती का उल्टा लेट के लेके आया। एंड एज आई टोल्ड यू ओनली 15,000 सोल्जर एंड आफ्टर नॉन कॉम्बैटेंट जो है ओनली दोज मेनी पीपल जो है दे कुड रिटर्न बैक टू ग्वालियर बाय द एंड ऑफ द जनवरी 1761। एंड इसके बाद अल्टीमेटली एक फाइनल सेटलमेंट भी आया। इनफैक्ट इसके बाद अगर आप ऑप्शनल में देखोगे तो आपको थोड़ा सा लोकल लेवल पे जो हॉरर है वो भी देखने पड़ते हैं कि बैटल फील्ड में अल्टीमेटली मराठा हारने के बाद 14 जनवरी, 15 जनवरी एंड 16 जनवरी लोकल लेवल पे कत्लेआम मचा दिया। उस ज़माने में ब्रिटिश के बेसिकली जो बॉम्बे गैजेटी नाम का जो न्यूज़पेपर निकलता था, उसके बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टर थे जॉन हैमिल्टन, ही वाज प्रेजेंट ऑन द बैटल फील्ड। एंड उनके साथ साथ फिर काशीराज पंडित वाज आल्सो प्रेजेंट ऑन द बैटल फील्ड। दोनों ने अल्टीमेटली हमको सेम डिजिट दे के रखा है कि कॉम्बैटेंट एंड आफ्टर नॉन कॉम्बैटेंट मराठा जो अल्टीमेटली जितने भी बचे उनको बैटल फील्ड पे खड़ा किया गया। खड़ा करने के बाद उसमें से जो एबल बॉडीड पर्सन थे, वुमन, देयर आफ्टर चिल्ड्रन एंड देयर आफ्टर एबल बॉडीड पर्सन, इन लोगों को कैप्चर किया गया। रफली हम लोग को डिजिट मिलता है कि समवेयर अराउंड 1 लाख से लेकर 1,80,000 जो है ये प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया एंड इनको स्लेव बनाया गया। ये स्लेव जो अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि सेंट्रल एशिया में एंड देयर आफ्टर बलूचिस्तान में बेच दिए। इनफैक्ट बलूचिस्तान में आज भी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं यही मराठा कम्युनिटी के माने जाते हैं, जो बैटल ऑफ पानीपत में अल्टीमेटली स्लेव बना के वहाँ पे बेचे गए थे। एंड आफ्टर जो बचे कुचे लोग हैं रफ डिजिट जाता है 40,000 टू 80,000 के बीच में। 3 दिन के लिए दैट इज 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी
इनको बेसिकली स्लॉटर किया गया। स्लॉटर भी सेम तरीके में पानी पिलाया जाएगा, गला काटा जाएगा। एंड ऐसा ऑलमोस्ट 40,000 से 80,000 लोग जो है बैटलफील्ड में स्लॉटर करने पड़े। अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली ने ये अलाउड क्यों करके रखा था? बिकॉज अहमद शाह अब्दाली के लिए प्रिकैरियस पोजीशन थी कि वो अफगान पर्सन था। एंड अफगान लोग जो है बेसिकली किंग्समैन के ऊपर चलते हैं, फैमिली लॉयल्टी के ऊपर चलते हैं। एंड ये बैटलफील्ड में अल्टीमेटली अब्दाली को भी उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज जो हुआ था। अब्दाली को जो डैमेज हुआ था, इसकी वजह से अल्टीमेटली अब्दाली को अपने सोल्जर को अलाउड करना पड़ा कि लोकल लेवल पे आप जो है मैसेकर करो। बट नॉनदलेस अक्टूबर 1760 से ही जब बेसिकली दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, तब से ही अल्टीमेटली सदाशिवराव भाऊ जो है पेशवास को मैसेज भेज रहा था कि भाई हेल्प लानी पड़ेगी, जल्दी लेके आओ। बट अनफॉर्चुनेटली पेशवा बालाजी बाजीराव को अपनी दूसरी शादी करनी थी। दैट मैरिज हैपन प्रिसाइजली ऑन 27 दिसंबर 1760 एंड 27 दिसंबर 1760 वॉज टू लेट। फाइनली जनवरी के फर्स्ट वीक में बालाजी बाजीराव जो है अपना बेसिकली ऑलमोस्ट 80,000 का फोर्स लेके जो नॉर्थ की तरफ चल पड़े। बट बाय एंड लार्ज बेसिकली इट वाज टू लेट। बाय द टाइम पीरियड ही रीच अप टू द ग्वालियर, अब्दाली का लेटर जो है अल्टीमेटली उनके पास आया हुआ था। एंड अब्दाली ने क्लियरली बेसिकली अपोलॉजी की लेटर भेज के रखा था कि देयर इज नो रीजन टू हैव एनिमोसिटी अमंग अस। योर सन विश्वास राव एंड योर ब्रदर सदाशिव राव डाइड इन द बैटल वाज अनफॉर्चुनेट। भाऊ स्टार्टेड द बैटल, सो आई हैड टू फाइट बाय अनविलिंगली। एंड ये चार्ज ट्रू भी था, जैसा हमने देखा था कि इट वाज सदाशिवराव भाऊ जिसने बेसिकली 14 जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर 14 जनवरी के अर्ली मॉर्निंग पे वॉर ड्रम बजाने चालू किए थे। येट आई फील सॉरी फॉर हिज डेथ। प्लीज कंटिन्यू योर गार्डियनशिप ऑफ दिल्ली एज बिफोर, टू दैट आई हैव नो अपोजिशन। जो अब्दाली ने पहले भी बता के रखा था, सदाशिवराव भाऊ को भी प्रपोजल था कि भाई दिल्ली आपके अंडर रखो, सतलज की ऊपर वाली टेरिटरी मेरे को दे दो। मराठास बेसिकली इसमें अड़ंगा डाल रहे थे। Only let Punjab until Satluj remain with us. Reinstate Shah Alam on Delhi's throne as you did before, and let there be peace and friendship between us. This is my ardent desire. Grant me that desire. Ultimately, circumstances जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट अब्दाली के लिए बन चुके थे। अब्दाली भी ऑलमोस्ट 1 लाख की आर्मी लेके आया हुआ था, जिसमें माना जाता है कि रफली 60,000 to 70,000 का डेथ टोल अफगानिस्तान का भी था। तो इवन अफगान की पावर जो है अब्दाली की पावर वो करटेल्ड थी। अल्टीमेटली यही आपको समझना पड़ेगा कि वाई बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर ये चार्ज रखा जाता है कि दिस बैटल वाज फॉट टू डिसाइड नॉट हु विल बिकम विक्टोरियस और हु विल रूल इंडिया, बट टू डिसाइड हु विल नॉट रूल इंडिया। एंड ये क्यों है? बिकॉज मिलिट्री माइट जो है आपकी पूरी की पूरी पेरिश हो गई। मराठास के लिए तो ये पूरा का पूरा ब्लडी ब्लो ही था, बिकॉज ये ब्लडी ब्लो में अल्टीमेटली उनके ऑलमोस्ट 2 क्रीम, दैट इज विश्वासराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ, ये मर गए। इसके साथ साथ मराठास का फैक्शनलिज्म अब ओपन होने वाला था, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, होलकर एंड ये जो है दैट इज गायकवाड़ के बीच वाला। एंड इसी के साथ साथ अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 27 मिलिट्री कमांडर, जो टॉप रैंक मिलिट्री कमांडर थे, वो भी बैटलफील्ड में मारे गए। सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, पूरी की पूरी हुजूरत कैवलरी खत्म हो गई। जो हुजूरत कैवलरी ने बड़ी मुश्किल से बाजीराव के टाइम से मेंटेन करके रखी हुई थी, अब वो भी खत्म हो गई। एंड मिडियल इंडिया में अगर आपके पास मिलिट्री माइट नहीं है तो आप पावर कैसे बचे? यही सेम डैमेज अब्दाली को भी हुआ, यही सेम डैमेज मराठास को भी हुआ। एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट कि द बैटल डिसाइडेड हु विल नॉट रूल इंडिया। तो भाई अब्दाली एंड आफ्टर फिर मराठास दोनों अब इंडिया को रूल करने के पोजीशन में ये बैटलफील्ड के बाद जो है बेसिकली नहीं बचे थे। एंड वही अल्टीमेटली कि अब्दाली ने बेसिकली फिर इंडिया से निकलना ही बेहतर समझा। एंड आफ्टर उस जाने से पहले नॉर्थ इंडिया के जितने भी चीफटेन थे या फिर चीफ थे, इंक्लूडिंग क्लाइव ऑफ इंडिया, उनको तक लेटर भेजे थे कि अल्टीमेटली शाह आलम द सेकंड दिल्ली के थ्रोन पे बैठेगा एंड शाह आलम को उसका प्रोटेक्शन अवेलेबल है। फाइनली हम लोग को वही देखना है कि फिर रीजंस ऑफ मराठा डिफीट क्या है। तो इसमें मल्टीपल रीजन जो है हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो लार्ज आर्मी ऑफ अब्दाली, ये सबसे पहला एंड प्राइमरी रीजन माना जाता है। अब हम लोग को 7-8 रीजन तो लाने पड़ेंगे ना, 5-7-8 रीजन की कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले वही बोलेंगे कि अहमद शाह अब्दाली की जो आर्मी है वो लार्जर थी एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम 60,000 प्लस, मराठास की आर्मी 45,000 प्लस। तो ये जो है बेसिकली जादूनाथ सरकार ने ही डिजिट दे के रखा था, उनका नाम अगर आप चाहो तो यूज़ करो। बट ये मैंने आपको पहले भी समझा के रखा था कि आप हिस्टोरियंस के नाम जीएस पेपर में यूज़ नहीं करोगे। ये क्यों यूज़ नहीं करोगे? बिकॉज ये एक अननेसेसरी सिग्नल जाता है पेपर चेकर को कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल से हो। हिस्ट्री ऑप्शनल अगर हो तभी तो आप हिस्टोरियंस के नाम लिखोगे एंड फिर आपको मार्क्स नहीं आएंगे पेपर में, याद रखना है आपको। तो मैंने भले यहाँ पे आपको नाम दे के रखे, बस डिजिट याद रखो। ये हिस्टोरियन के नाम गलती से भी पेपर में मत लिखना, इससे मार्क ही कट हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। ऑप्शनल में तो आपको यूज़ करने पड़ते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, मैंने नहीं बोला भाई, हिस्टोरियन ने बोल के रखा हुआ है।
और जीएस में नहीं करोगे। वैसे अल्टीमेटली फिर लैक ऑफ द रिसोर्सेस हमने देखा हुआ था कि जनवरी 1761 तक कैंप में क्या कंडीशन जो फैली हुई थी। लैक ऑफ अलायंस इज ऑल्सो द रीजन। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि सूरजमल अकेला बेचारा आया हुआ था, तो उसने भी अल्टीमेटली मराठास को सपोर्ट करने से मना किया व्हेन सदाशिवराव भाऊ डिड नॉट लिसन टू हिज वाइस काउंसिल। एंड उसने जो बता के रखा था इसकी वजह से हम हार सकते, अल्टीमेटली हुआ भी वही कि बैटल ऑफ पानीपत, ये पानीपत बुरा क्यों माना जाता है, बिकॉज इसमें मराठास ही खत्म नहीं हुए हैं। मराठास के साथ साथ जो 2 लाख पिलग्रिम बेचारे गए थे पूरे मराठा पॉपुलेशन के, वो खत्म हो गए। इसका काउंटर करंट आया, काउंटर करंट वाज मराठा नेशनलिज्म अक्रॉस महाराष्ट्र, जिसके लेटर ऑन हमको बात भी करनी है। देयर आफ्टर फिर इंटरनल राइफ, जो अभी मैंने आपको बताया था, सदाशिवराव भाऊ वर्सेस मल्हार राव होलकर। ये वाले नाम जो आप यूज भी कर सकते थे। मल्हार राव होलकर के ऊपर अब क्रेडिबल एविडेंसेस हमारे पास है कि ही वाज इन कांटेक्ट विद नाजिब खान, नाजिबुद्दौला, एंड नाजिब के थ्रू अल्टीमेटली बैटलफील्ड में मल्हार राव रिट्रीट भी ले चुके थे। एंड मल्हार राव की ट्रेचरी अल्टीमेटली इनको भी पता चली, एंड दैट्स अ होलकर वर्सेस पेशवा वाला एंगल जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड हुआ। एंड यही एंगल की वजह से अब मराठा पॉलिटिक्स में से 2 फैमिली जो दूर होने वाली थी, एक होलकर फैमिली एंड देयर आफ्टर एक गायकवाड़ फैमिली। एंड देयर आफ्टर फिर लैक ऑफ लीडरशिप, एज आई टोल्ड यू, काशीराज पंडित, he was eyewitness of this battle, he was दीवान ऑफ शुजाउद्दौला, दीवान थे बेसिकली शुजाउद्दौला के और अवध के। एंड उन्होंने लिख के रखा हुआ था, या फिर उन्होंने बेसिकली ब्लेम किया सदाशिवराव भाऊ को कि अल्टीमेटली उसी के अब डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर की वजह से क्या हुआ है, मराठास हारे हुए हैं। कि अगर उसने कास्टिस्ट स्लर नहीं दिए होते, मराठा मिलिट्री कमांडर की एडवाइस सुनी होती, तो ये दिन इनको नहीं देखने पड़ते। एंड फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जैसे कि वैसे उठा के अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो नॉटविथस्टैंडिंग द टेरिबल लॉसेस इन मैन पावर सफर्ड ऑन दैट फील्ड बाय मराठास, द डिजास्टर डिसाइडेड नथिंग। Disaster was felt as personal by almost every home in Maharashtra, and every soul was stirred by it to the rise of nation's call. As I told you थोड़े टाइम पहले कि अल्टीमेटली मराठा नेशनलिज्म के लिए बैटल ऑफ पानीपत जो यूज किया जाने वाला था लेटर ऑन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस डिजास्टर डिसाइडेड नथिंग। इनफैक्ट 1761 में अल्टीमेटली जैसे ही न्यूज बालाजी बाजीराव के पास पहुंची, तो अल्टीमेटली ही ऑल्सो डाइड बाय जून 1761 बाय हार्ट अटैक। इसके बाद अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि कौन आया, देन माधवराव पेशवा। एंड माधवराव अल्टीमेटली वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर ऑफ मराठा 1761 से लेकर 1772 टिल हिज डेथ। अल्टीमेटली दिल्ली तक का टेरिटरी इन्होंने वापस से कैप्चर कर भी लिया था। एंड दैट्स फिर ये जीएस सरदेसाई का स्टेटमेंट। वैसे फिर जाजूनाथ सरकार का कहना है कि दिस बैटल बाय रिमूविंग नियरली ऑल ग्रेट मराठा कैप्टन एंड स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पेशवा बालाजी बाजीराव लेफ्ट पाथ एब्सोल्युटली ओपन एंड ईजी to the guilty ambition of रघुनाथ दाता, the most infamous character of the Maratha history। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे जब हम मराठा सिविल वॉर देखेंगे, एंग्लो मराठा वॉरफेयर में। इनफैक्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर जो उसके रीजन ही थे रघुनाथ दादा एंड इंटरनल स्ट्राइफ। सिडनी ओवन कॉलोनियल हिस्टोरियन है, उनका भी वही कहना है कि मराठा पावर वॉज फॉर टाइम shattered to atoms, and though the hydra-headed monster was not killed, it was so effectively scorched that it remained practically quiescent until great British statesmen were in condition to cope with it and ultimately to master and disintegrate it। तो सिडनी ओवन का कहना है कि बैटल में अल्टीमेटली मराठा जो इफेक्टिवली डैमेज्ड हो गए थे, खत्म नहीं हुए थे। ये खत्म करने का काम किसने करके रखा था, तो ब्रिटिशर्स ने करके रखा था। एंड इट इज ट्रू ऑल्सो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर में ही अल्टीमेटली मराठास खत्म हुए हैं। ये बैटलफील्ड के बाद भी मराठास का पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो है एज आई टोल्ड यू राइज ही हुआ है। एंड देयर आफ्टर फिर आरबी सरदेसाई, इनका स्टेटमेंट सबसे सिग्निफिकेंट है कि इट इज सिग्निफिकेंट दैट व्हाइल 2 combatants, द मराठास एंड मुसलमान्स, वर लॉक्ड इन डेडली कॉम्बैट एंड द फील्ड ऑफ एंशिएंट कुरुक्षेत्र, क्लाइव, द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, was on his way to England to explain the feasibility of his dream of an Indian empire to the great commoner Lord Chatham, the then Prime Minister of Britain। अल्टीमेटली सरदेसाई वाला स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट इसी वजह से है बिकॉज ये स्टेटमेंट क्लियरली हम लोगों को वही इंडिकेट करता है कि क्या चल रहा है। तो अल्टीमेटली जब मराठाज एंड अफगान अपने बीच में जब लड़ रहे हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में बैठा हुआ है एंड रॉबर्ट क्लाइव अपना प्लान ऑफ इंडिया जो है ब्रिटेन के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर है उनको एक्सप्लेन कर रहा है। अल्टीमेटली हुआ भी वही कि लेटर ऑन हम लोग ये भी देखेंगे जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जाएंगे कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एंटेंगल्ड देमसेल्फ टू द क्वेश्चन ऑफ इंडिया starting from 1760, 1773, 1784 and thereafter 1793
ऐसे मल्टीपल एक्ट जो उन्होंने बनाए उसके थ्रू। तो अल्टीमेटली सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 10 लेक्चर जो है, ये स्टेटमेंट को मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इसके अंदर का डाटा भी दूंगा, बट थोड़ा सा अपने लेवल पे आपको गैदर करना है। तो दैट विल बी इट गाइस टुडे, आज के लिए। अगेन जाने से पहले 5th October इज बेसिकली द क्लोजिंग डेट if you want to join this particular batch and if specifically if you are preparing for 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे एंड आफ्टर थोड़ा सा हरी अप करोगे, बिकॉज दिस इज बेसिकली द लास्ट बैच मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के लिए जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो आई होप टू सी यू इन द बैच गाइज। अभी के लिए बस वही है कि बेसिकली फाउंडेशन टेस्ट सीरीज दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसके ऊपर मैंने पहले की वीडियोस के एंड में भी काफ़ी चीज़ें बोल के रखी, तो थोड़ा सा देखोगे उसको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू यूज़ माय कोड यू विल गेट इट एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑल्सो। तो बैच जल्दी ही क्लोज हो रहा है दोस्तों 5th October को, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ऑब्वियसली फील फ्री टू जॉइन द बैच एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। अगेन जाने से पहले यू विल गेट द एक्सेस टू दिस पीपीटी एज वेल एज बेसिकली जो मैंने आपको बता के रखा था कि इसका दैट इज़ बिपिन चंद्रा का भी मैं आपको एक समरी दूंगा, तो वो तो मैंने देना चालू ही कर दिया है, वो भी पीपीटी भी टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन रहेंगे तो इंस्टाग्राम पे भेजोगे। अभी तक मैंने पिछले 2 हफ्ते में आई गेस रिप्लाई नहीं दिए है, बट वेरी सुन आई एम गोइंग टू गिव दैट रिप्लाई। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थोड़ा सा एंग्लो मराठा वॉरफेयर एंड उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेशवा जो हमको वो भी देखना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेशवास की सोसाइटी एंड इकोनॉमी हम लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिकॉज सोसाइटी एंड दराफ्टर इकोनॉमी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के ऊपर बैठी हुई थी, तो वाली चीज़ें जो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों को नहीं पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया बाय एंड लार्ज क्या है, पॉलिटिकल ओरिएंटेड हिस्ट्री है। तो जैसे हम लोगों ने एंशिएंट एंड मीडियल में इलैबोरेट जाके पढ़ा था कि सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तो वैसे मॉडर्न इंडिया में ये नहीं पढ़वाया जाता, बिकॉज ऑब्वियसली अब मॉडर्न इंडिया में वो पुरानी बातों की बातें करके कोई सेंस नहीं बनता है। तो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़नी है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि अब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे एंड आफ्टर सिविल वॉर एंड आफ्टर फिर एंग्लो मराठा वॉरफेयर। दैट इज समथिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन का गैप भी रहेगा बीच में, इसको थोड़ा सा संभाल के देखोगे। तो आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, विल मीट वेरी सुन। 1-2 दिन एट द मोस्ट, 1-2 दिन में वापस से आई विल बी पुटिंग 2 to 3 मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। ओके, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।